अस्सलाम। लास्ट क्लास में हमने अमेज़ॉन के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा लर्न किया था कि अबाउट व्हाट इज़ अमेज़ॉन, व्हाट वी कैन डू ऑन अमेज़ॉन। उसके बाद अमेज़ॉन के कितने बिजनेस मॉड्यूल्स हैं। उसके बाद अमेज़ॉन किन किन फील्ड्स के अंदर काम कर रहा है। उसके बाद अमेज़ॉन के ऊपर आप लाइक कितने टाइप्स के अकाउंट्स बना सकते हैं। उसके बाद हमने सेलर अकाउंट, बायर अकाउंट, वेंडर अकाउंट के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद अमेज़ॉन के ऊपर सेलर अकाउंट के ऊपर आप कितने टाइप्स के अकाउंट बना सकते हैं, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल के बारे में हमने डिस्कस किया। थॉरली डिस्कस करने के बाद हम अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि अमेज़ॉन के ऊपर अगर एज एन सेलर अगर आप आते हैं तो आप क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं जो आप आपके पास हों तो आप उससे एक सेलर अकाउंट बना सकते हैं। तो उसके लिए 5 तकरीबन मेजर चीज़ें चाहिए। एक वैलिड ईमेल एड्रेस, नेम, आपका जो एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस या ऑफिस एड्रेस जो भी है वो, उसके बाद डिपॉजिट मेथड और आपके चार्ज मेथड जहाँ से आप जो फीस वगैरह या खर्चे वगैरह आपके पे होंगे, ठीक है, फीसिस वगैरह के, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें ज़रूरी हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं आप अपने नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के आखिरी मराहल की तरफ मूव ऑन करते हैं। उसमें ये है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एफबीए और एफबीएम के बारे में। तो एफबीए क्या है? बेसिकली एफबीए ये है कि आपका जो सा प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आपने भेजा। कैसे भेजा? कि आपने अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टिंग क्रिएट की। लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद आपने अमेज़ॉन को अमेज़ॉन के ऊपर आपने उन्हीं यूनिट्स की जितने आपने भेजने हैं, जितनी आपको अमेज़ॉन अलाउ करता है। अभी तो फिलहाल 200 यूनिट्स का इनिशियल लिस्टिंग के ऊपर अलाउ कर रहा है। तो आपने 200 यूनिट की लिस्टिंग क्रिएट, शिपमेंट क्रिएट की अगर आप एफबीए कर रहे हैं। शिपमेंट क्रिएट करने के बाद आपने जो अमेज़ॉन से आपने लेबल हासिल किए, वो लेबल 2 किस्म के होते हैं, स्मॉल और आपके कॉटन के, स्मॉल यूनिट के, और जो आपने बेचना होता है, और कॉटन जिसके अंदर आपने यूनिट रख के अमेज़ॉन को भेजना होता है। तो आपको 2 किस्म के लेबल्स मिले। आपने वो छोटे जो लेबल्स हैं वो आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा लिए। बड़े लेबल जो हैं वो प्रोडक्ट आपने उस डब्बे के अंदर डाला, कार्टन के अंदर डाला और उसके डब्बे के ऊपर लगा लिए। बेसिकली वो आपका एड्रेस उसके ऊपर मेंशन होता है और आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मेंशन होती है, ताकि अमेज़ॉन के पास जब शिपमेंट रिसीव हो तो अमेज़ॉन को पता चल जाए कि ये इस फलां फलां लिस्टिंग की शिपमेंट है, ठीक है। तो अब एफबीए का इसके अंदर क्या किरदार है? आपने जो प्रोडक्ट भेजा, यानी एक तरीका ये है कि आपके पास ऑर्डर आया तो आपने उसको डायरेक्ट शिप कर दिया बायर के घर, उसको हम कहते हैं एफबीएम। एफबीए क्या है कि आपका प्रोडक्ट, आपको ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर आने के बाद उसी ऑर्डर को आपने आप अमेज़ॉन के ऊपर आपने माल भेजा। सबसे पहले लिस्टिंग क्रिएट किया आपने, उसके बाद उस माल के ऊपर लेबल लगाया। जब अमेज़ॉन के ऊपर आपका प्रोडक्ट लाइव हो गया, आपने उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की। तो एडवर्टाइजमेंट करने के बाद आपका ऑर्डर आया। तो ऑर्डर आने के बाद अमेज़ॉन ने खुद ही उसको पिक, पैक और शिप किया और उसको आपके बायर के घर फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को एफबीए कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट मैं जरा ना पानी पी लूं। अच्छा जी, तो आपका जो ये सारा प्रोसेस हुआ उसको आप एफबीए बोलेंगे। इस वक्त अमेज़ॉन के ऊपर अगर एफबीए के थ्रू सेलिंग जो हो रही है वो 66% जो सेलर्स हैं वो थ्रू एफबीए सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 29% जो से हैं वो एफबीए और एफबीएम लिस्टिंग क्रिएट करके उसके ऊपर सेलिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। और सिर्फ 6% जो लोग हैं
वो FBM के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह कह लें कि थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि अमेजोन की उसके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं होती और आप अपनी हर एक्ट के जिम्मेदार खुद होते हैं। तो ये सीन है। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एक मिनट आ जाते हैं। अच्छा, FBA के कुछ फवायद हैं। फवायद क्या हैं कि इसके अंदर आप सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि आप स्मॉल एंड लाइट, मतलब ये नहीं कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट लाइट वेट है तो, या स्मॉल है, छोटा है, तो आपकी जो फुलफिलिंग कॉस्ट होगी वो आपको अमेजोन कम से कम चार्ज करेगा। ठीक है। तो मोस्टली ये होता है कि आप DHL या फेडेक्स के थ्रू अगर आप खुद शिपिंग करवाते हैं तो हो सकता है वो आपको इतना चार्ज कर दें जितना आपकी प्रोडक्ट की खाली कॉस्ट हो। ठीक है। तो अमेजोन के ऊपर आपके वेट और डायमेंशन के हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है फुलफिलिंग के दौरान। तो इसलिए जरा लोग FBA प्रेफर करते हैं कि एक तो उनकी ये टेंशन खत्म हो जाती है कि उन्होंने एक एक यूनिट को खुद पिक पैक और शिप करना है, और दूसरा ये है कि वो उनको ये टेंशन उनकी खत्म हो जाती है कि कल को अगर माल पहुंचता है नहीं पहुंचता तो उसका जिम्मेदार भी अमेजोन है। और दूसरी बात ये है कि खर्चा भी कम से कम पड़ता है। उसके बाद FBA का उनको ये भी फायदा हो जाता है कि दूसरा पॉइंट है सब्सक्राइब एंड सेव। लाइक आपका कोई भी रेपिटेटिव कस्टमर है, कोई रिपीट हो रहा है, तो आप उसको ऑफर्स डिस्काउंट्स वगैरह दे सकते हैं। वो इसके लिए एलिजिबल होता है कि वो आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद FBA का एक और फंडा ये है कि आप उसके ऊपर रिमोट फुलफिलमेंट या पैन यूरोपियन के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को दूसरी मार्केट्स के अंदर लेके जा सकते हैं, एक्सटेंशन के अंदर लेके जा सकते हैं। आपने US की एक्सटेंशन ली, तो US की एक्सटेंशन लाइक उस आपका माल नॉर्दर्न एरिया ऑफ US या नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ US, लाइक डैलस टेक्सास के अंदर आपका जो वेयर हाउस है अमेजोन का, उसके अंदर आपका माल पड़ा हुआ है। आप अमेरिका के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, आपने एक अमेरिकन एक्सटेंशन ली, आपको कनाडा और मेक्सिको की एक्सटेंशन साथ फ्री में मिल गई। आपने क्या किया, आपने रिमोट फुलफिलमेंट प्रोग्राम के ऊपर एनरोल किया खुद को। आपने एनरोल किया खुद को, तो आपको आपकी वही लिस्टिंग, आपने ना कोई एक्स्ट्रा इन्वेंट्री लेनी है ना कोई और चीज है, आपकी वही लिस्टिंग आपकी अमेजोन के दूसरी मार्केट्स जो हैं उसी एक्सटेंशन के साथ आपको मिल रही है। लाइक अमेरिका के साथ आपको कनाडा और मेक्सिको मिल रही है। तो आपकी वो अगर नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न साइड पे आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो वो आपकी इन्वेंट्री आपकी कनाडा और मेक्सिको के अंदर भी आपकी रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ शो हो जाएगी। उससे आपको दो तीन फायदे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसका हमें क्या फायदा है, ना हमारा प्रोडक्ट वहां पे जाना ना कुछ है। तो उसका ये फायदा है कि कई दफा ऐसा होता है कि आपकी प्रोडक्ट यहाँ तो कामयाब हो जाती है या वो नाकाम चल रही होती है। अगर कामयाब हो जाती है तो आप उसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, कि मैं इसको दूसरी मार्केट्स के अंदर लेके जाके टेस्ट करना, लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास इतने अभी आप कहते हैं कि मैं बजाय इसके कि मैं नया माल उठाऊं, मैं उन मार्केट्स को पहले टेस्ट कर लेता हूँ। तो आपकी लिस्टिंग जब रिफ्लेक्ट होगी, अगर आप सेल आना शुरू हो जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। यही चीज है कि अगर आपका प्रोडक्ट USA के अंदर अच्छा नहीं जा रहा, तो आपका कनाडा के अंदर अगर अच्छा जाना शुरू हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट इन्वेंटरी जितनी है बार बार नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, उसी लिस्टिंग पे नहीं, नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और अपना माल जो सा उस कनाडा की लिस्टिंग के ऊपर भेज देंगे वेयर हाउस के अंदर। तो वो जब भी ऑर्डर आएंगे अमेजोन उसको खुद ही पिक पैक शिप कर देगा। तो आपको आपके कट कटा के जो पैसे आएंगे अपने खर्चे निकाल के अमेजोन आपके बकाया पैसे आपको पकड़ा देगा। इसी तरह पैन यूरोपियन अगर आपका एक और चीज है रिमोट फुलफिलमेंट वगैरह के अंदर, कि अगर आपका माल कनाडा में पड़ा हुआ है ना, तो अमेजोन आपको अलाउ नहीं करेगा रिमोट फुलफिलमेंट के लिए मैक्सिको कनाडा के अंदर। ये फैसिलिटी मोस्टली जो मेरी क्या कहते हैं, जो एक्सपीरियंस में है, जो मैंने जिसको एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि ये फैसिलिटी सिर्फ जो है ना नॉर्दर्न अमेरिकन साइड जो उनके वेयर हाउसेज हैं उनके लिए है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी उनके लिए है। तो अगर आपको क्या किसी और वेयर हाउस में होता है, हो सकता है अमेरिका के अंदर, तो वो आपका माल दूसरे कंट्रीज के अंदर शायद ना जाने की इजाजत हो, आई डोंट नो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही है। अच्छा, उसके बाद ये है कि पैन यूरोपियन में ये है कि आपका माल अगर UK में पड़ा हुआ है, तो वही चीज़ है रिमोट फुलफिलमेंट वाली,
यूरोप के अंदर जितने भी हैं, पैन यूरोपियन से पता चल रहा है यूरोप है, तो यूरोप के जितने भी कंट्रीज यूरोपियन ब्लॉक में आते हैं, एक्सटेंशन जितनी भी आती हैं उस ब्लॉक में, तो वो सारे कंट्रीज के अंदर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर आप पैन यूरोपियन के लिए अमेजोन के ऊपर अप्लाई करेंगे और अगर आप एलिजिबल हो जाएंगे तो। एफबी के ऊपर ये है कि एक्सपोर्ट्स, एफबी एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है कि आप एट नो एक्स्ट्रा चार्ज एक्सपेंड योर अमेज़न एफबीए बिजनेस टू मोर देन 100 कंट्रीज माइनस द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल सेलिंग। हाँ, एफबी एक्सपोर्ट्स के अंदर आप पाकिस्तानीज हैं, अब पाकिस्तानी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो अमेरिका के अंदर माल अपना बेचना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई अच्छा वहां पे बायर नहीं मिल रहा, या कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा जो आपसे खरीद के आके सेल करे, तो कोई ऐसी पार्टी नहीं मिल रही आपको, बिजनेस टू बिजनेस आप नहीं चल पा रहे, तो आप क्या करेंगे, आप पाकिस्तान को अब इजाजत मिल गई है, पाकिस्तान पे आप एफबीए सर्विसेज को यूटिलाइज करते हुए अपना माल, आपका कोई अकाउंट किसी रिश्तेदार के नाम पे आप अकाउंट बना लेते हैं। अगर आप पाकिस्तान से, हालांकि पाकिस्तान को इजाजत मिल गई है कि वो सेलिंग कर सकता है, लेकिन मेरी टेस्टिंग के अंदर अभी नहीं आया कि कोई मेरा सेलर जो है पाकिस्तान से अपना अकाउंट बना के सेलिंग कर रहा हो। तो मेरे मोस्टली सेलर जो पाकिस्तान, सियालकोट, लाहौर और कराची से हैं, तो वो मोस्टली ये सेलर्स जो से हैं वो अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू यूके या यूएसए के अंदर उन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो वो उनके थ्रू ही चला रहे हैं। अच्छा, अब वो मैन्युफैक्चरर्स हैं बेसिकली ये सारे, तो अपना माल ही बेचने के लिए उनके थ्रू उनकी फैसिलिटी लेते हैं। तो अब अगर आपने एक्सपोर्ट इसी तरह करनी है तो आप क्या करते हैं, आप अकाउंट बनाएं, आप अकाउंट बना के अपना माल वहां पे अमेज़न के वेयरहाउस में लेबल लगा के बेच दें। लेबल लगा होगा, एक एक ऑर्डर भी आएगा तो अमेज़न खुद ही उसको पिक पैक एंड शिप करेगा, आपसे उसका खर्चा ले लेगा। तो ये इसलिए आप एक्सपोर्ट वाइज भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टी चैनल फुलफिलमेंट है, यानी एक से ज्यादा चैनल्स के थ्रू आप फुलफिलमेंट को करना है, यानी एक से ज्यादा चैनल्स को यूटिलाइज करना फुलफिलमेंट के लिए। तो मल्टी चैनल फुलफिलमेंट मतलब यानी कि आपका माल अमेज़न के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसके दो तीन वजूहात है, जिसमें मेरे माइंड में भी एक दो जो आ रही है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें ये है कि लाइक आपका प्रोडक्ट जो है वो अगर अच्छा बिक रहा है तो आप उसको एक्सपेंड करते हैं, अगर आपका वो अच्छा नहीं बिक रहा तो आप उसको, उससे जान छुड़वाना चाहते हैं या उसको आप रीड हासिल करना चाहते हैं उससे, तो आप क्या करते हैं, लाइक आप ईबे के ऊपर लिस्टिंग बना लेते हैं अपनी। आप ईबे के ऊपर लिस्टिंग कराने के बाद, या शॉपिफाई का स्टोर आपका चल रहा है बहुत अच्छा, आप उसके ऊपर लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं, या आपने बनाया नया शॉपिफाई स्टोर, आप उसके ऊपर मूव ऑन करना चाहते हैं, तो वहां पे आपका जो ऑर्डर आएगा, आपने उसकी मार्केटिंग किया, जो भी किया, उसके ऊपर जो आपका ऑर्डर आएगा, माल आपके अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर पड़ा हुआ है एफबीए की लिस्टिंग के साथ, वो अटैच है, सारा इन्वेंट्री सारी बैकएंड पे अटैच है उसके साथ। तो आपका जब ऑर्डर आएगा, तो ऑर्डर आने के बाद आप क्या करेंगे कि अपना माल जोन सा है वो जो ऑर्डर आएगा ईबे के ऊपर, जो बायर का इंफॉर्मेशन होगी सारी, आप अमेज़न के ऊपर उसका इंफॉर्मेशन पुट करेंगे एक ऑर्डर क्रिएट करके, ठीक है। आप वहाँ अमेज़न पे एक ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ऑर्डर क्रिएट करके आप उसको फुलफिल कर देंगे उस एड्रेस के ऊपर जो आपको ईबे या किसी और मार्केट प्लेस के ऊपर, किसी और चैनल के ऊपर आपको आया होगा, तो वो प्रोडक्ट डायरेक्ट अमेज़न एफबीए के थ्रू अमेज़न वेयर हाउस से उस बंदे के घर पहुंच जाएगा जिसने दूसरे किसी और चैनल के ऊपर आपको ऑर्डर किया था, और आपका ऑर्डर शिप हो जाएगा। आप ईबे से भी उसको कर देंगे कि ईबे से भी उसको मार्केट शिप कर देंगे, तो पैसे आपको ईबे पे वसूल हो जाएंगे, तो माल आपका अमेज़न का भी बिक सकता है उसके थ्रू। अच्छा, उसके बाद एफबीए के ऊपर एफबीए फीसेस भी हैं कुछ, तो दो किस्म की फीसेस बताई गई, जिसमें अमेज़न आपसे पर यूनिट की जो फीसेस लेता है उसमें ये है कि आपसे क्यूबिक मीटर के हिसाब से, डायमेंशन और वेट के हिसाब से आपसे लेता है, साइज और वेट के हिसाब से। उसके बाद दूसरी ये है कि आपसे अमेज़न हर पीस के साथ, यानी हर यूनिट के साथ, अगर कोई चीज़ बिकी है, एक पीस, एक यूनिट के अंदर आप 10 पीस का भी एक यूनिट बना सकते हैं, तो यूनिट काउंट होता है, पीस काउंट नहीं होता, सॉरी। तो इसलिए एक यूनिट के साथ जो भी आप, एक यूनिट बिकता है आपका, तो उस यूनिट के साथ आप के जो प्राइस है $10 है या $15 है, उसकी 15% अमेज़न ने आपसे चार्ज कर लेनी है। $10 है तो $1.5 अमेज़न आपसे चार्ज कर लेगा, ठीक है। तो ये 15% अमेज़न हर सेल के साथ आपसे लेनी लेनी है, अपना प्लेटफॉर्म यूज करने का अमेज़न आपसे लेता है रेफरल फी।
FBM और FBA का मैं फ़र्क बता रहा था, इसमें चार्ट बन गया हुआ, चार्ट का मैं आपको बताता हूँ, बाकी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ। बेसिकली FBM क्या है कि आपका, आपने लिस्टिंग की है अमेजोन के ऊपर, आपने बताया कि जी मेरे पास 200 पीस पड़े हुए हैं जी, आपकी लिस्टिंग लाइव होगी, आपने खुद ही पुट किया, बेशक आपके पास टका नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, कुछ चीज़ नहीं पड़ी हुई, एक पैसा टका नहीं पड़ा हुआ, ये मतलब यानी कि एक यूनिट नहीं पड़ा हुआ, लेकिन आपने लिस्ट 1 लाख भी कर लिया तो आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी उसी वक्त। लेकिन FBA के अंदर ये है कि अगर आपकी लिस्टिंग का जो आपने शिपमेंट क्रिएट की है, जब तक वो शिपमेंट अमेजोन के वेयर हाउस में वसूल नहीं होगी अमेजोन को, तो अमेजोन उसको लाइव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जरा फर्क है। तो FBM के अंदर आपका ऑर्डर आया अमेजोन के ऊपर, आपने उसको घर से ही, ये देखें, आपने उसको अपने स्टोर से डायरेक्ट कस्टमर को भेज दिया बाय बाय, तो अमेजोन ने सिर्फ अपने 15% काट के आपको आपके पैसे पकड़ा दिए, ठीक है। लेकिन इसकी सर्विसेज के सारे जो आपके सर पे हैं, आपने इसके जिम्मेदार हैं सबके, तो आपने जो कस्टमर को प्रोडक्ट भेजी है। उसके बाद FBA क्या है कि आपने पहले से लेबल लगा के, अमेजोन ने जो प्रोवाइड किए थे आपको, वो अमेजोन को आपने लगा के दे दिए लेबल, सारा माल भेज दिया। अब एक एक पीस जितने भी आ रहे हैं, 1 पीस का ऑर्डर आता है, 2 यूनिट के ऑर्डर आते हैं, 3 यूनिट के आते हैं, अमेजोन ने अपने, आपके जो कस्टमर होगा उसको खुद ही पिक पैक शिप किया और आपसे FBA सर्विसेज के चार्जेस ले लिए आपसे, ठीक है। एडवांटेजेस हैं, जो मेजर एडवांटेजेस हैं उसमें यही है एडवांटेजेस में कि आप अपने बिजनेस को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, लेकिन ये बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है, कई दफा आप लॉस में भी चले जाते हैं। लाइक अमेजोन के ऊपर आपको मैंने बताया था कि FBA के अंदर एक फिक्स प्राइस होती है शिपमेंट की, या कुछ जो भी होता है FBA सर्विसेज की। कई दफा ऐसा होता है कि आप सर्विसेज बाहर से लेते हैं, आपने $15 की प्रोडक्ट लगाई, तो हो सकता है फ्रेट फॉरवर्डर या ये जो कुरियर वाले होते हैं बेसिकली, ये आपसे खर्चा इतना ज्यादा ले लेते हैं FBM के अंदर कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट या उसके प्रॉफिट तो आप दूर की बात, आप अपनी फ्रेट के या अपने कुरियर के खर्चे नहीं निकाल पाते, ठीक है, जिसके थ्रू आपका माल शिप होके जाना है बाहर के घर। उसके बाद ब्रांड बिल्डिंग हो सकती है इसके अंदर। उसके बाद ऐसे अनप्लान्ड सर्विसेज के अमेजोन आपके पे आपको टीके नहीं लगाता, जिस तरह मैंने आपको आगे जाके बताऊंगा कि अनप्लान्ड सर्विसेज के कुछ खर्चे होते हैं, अमेजोन आप ऐसे डाल देता है। उसके बाद कुछ लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीसिस नहीं होती, उसके बाद स्टोरेज फीसिस नहीं होती, तो ये इन खर्चों से आप बच जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि डील विद दी वर्किंग डायरेक्टली विद दी बायर, लेस पेपर वर्क टू डील विद, ये सेलर वाली साइड पे कोई चक्कर है, मैंने आज तक इस तरह का कोई चक्कर खुद नहीं डील किया, कोई पेपर वर्क वाला। हाँ, केसेस वगैरह हम करते रहते हैं बायर के साथ, अगर कोई मसला बन गया तो बायर को मैसेजेस दे दिए, जॉब शॉप दे दिया, वो FBA के ऊपर भी होता है, FBM के ऊपर भी होता है। तो सेलर को फ्रीडम है कि वो आज़ादी से अपनी अपने बिजनेस को ऐसे जैसे वो खुद चाहता है वैसे कर सकता है, लेकिन ये एक ख्वाब ही है, ऐसे बहुत कम ही होता है कि आपको माननी फिर भी अमेजोन की पड़ती है। तो मैं दोनों एस्पेक्ट साथ लेके चल रहा हूँ। उसके बाद ये है कि आपको कोई अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट, मैंने आपको बताया अनप्लान्ड सर्विसेज को आपको पैसे नहीं देने पड़ते, तो अनप्लान्ड सर्विसेज के बारे में मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि क्या होता है। नेक्स्ट है कि हाँ जी, ये आ गया जी, इसमें FBA के कुछ कुछ फंडे हैं वो आपके साथ शेयर किए गए हैं कि इन्वेंट्री स्टोरेज फीस है जी। अगर आपका प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है तो आपको हर महीने अमेजोन को एक स्टोरेज फीस या एक गोदाम को के ऊपर आपका माल पड़ा हुआ है तो आपने उसका किराया देना है। तो ये चक्कर है कि आपको इन्वेंट्री का जो स्टोरेज है उसकी फीस देनी पड़ती है। उसके बाद फुलफिलमेंट फीस है, हर सेल के साथ पर यूनिट आपसे अमेजोन फुलफिलमेंट चार्जेस लेता है, वो आपने देनी ही देनी है अगर आप FBA सर्विसेज के थ्रू अपना सेलर को चला रहे हैं या खुद चला रहे हैं एज अ सेलर। उसके बाद ऐसा हुआ कि आपका माल आपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजा, कई दफा ऐसा होता है कि आपका माल या डैमेज हो जाता है तो आपने उसको वापस या मंगवा लेते हैं दोबारा रीपैक करके भेजने के लिए। कई दफा ऐसा होता है कि वो इस काबिल नहीं होता, कई दफा ऐसा होता है कि अमेजोन आपकी लिस्टिंग ही उड़ा देता है और उसको पक्का पक्का बंद कर देता है और कहता है अपना माल उठाओ 60 दिन के अंदर अंदर, वरना मैं इसको खत्म कर दूंगा या डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। तो आप अपने उस लॉस से बचने के लिए आप उसको रिमूव करवा लेते हैं वहां से अमेजोन के वेयर हाउस से, FBA से। तो उसके लिए
जो भी है, अगर आपने माल अपना FBA वेयर हाउस से रिमूव करवाना है, तो रिमूव करवाने के लिए भी आपको अमेजोन को पैसे देने पड़ते हैं कि ये मेरा माल है, इसको रिमूव कर दो। उसके बाद कई दफा ऐसा होता है कि आपका माल 6 महीने या उससे ज्यादा अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा रहा है, बिक नहीं रहा, तो अमेजोन आपको एक इंजेक्शन लगाता है, हिफाजती टीका एक लगाता है कि आज के बाद इस तरह का चक्कर नहीं करना, आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस LTASF, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस आपको आपको पे करनी पड़ जाती है कि आपका माल 180 दिन या उससे ज्यादा पड़ा रहा है, तो वो यानी 150-60 दिन के बाद आपको खुद ही, मेरे हिसाब से अमेजोन बताता है, लेकिन हम खुद चेक करते रहते हैं कि माल ज्यादा देर तक पड़ा ना रहे, अमेजोन के ऊपर बिकता रहे। ठीक है, तो अमेजोन आपको बहुत ज्यादा किराया उसका चार्ज करता है, इवन हमारा एक सैलरी इस तरह उसको चार्ज हो चुका हुआ है। तो इसलिए हम जरा प्रैक्टिकली मुहतात रहते हैं कि उसको ऐसा हुआ था कि वो जब आया तो उसके शिपमेंट, सॉरी, स्टोरेज LTSF में, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस में सिर्फ 13 दिन रह गए थे, और वो एक डब्बा था, उसको नहीं था पता, वो फर्स्ट टाइम सेलिंग कर रहा था, उसको नहीं था पता कि ये मुझे कितनी, छोटा सा डब्बा था, $150 के प्रोडक्ट रह गए थे उसके सिर्फ बिकने वाले, लेकिन वो बिक नहीं थे रहे, तो उसका ध्यान उससे हट गया, तो वो अमेजोन ने उसको $1000 का टीका लगाया, क्योंकि वो जिस डब्बे के अंदर पड़ा था उसके हिसाब से, क्यूबिक मीटर के हिसाब से अमेजोन ने जब चार्ज किया, तो अमेजोन ने उसको ये 1100 का फाइन किया, तो अमेजोन को उसको देना पड़ा। उसके बाद अनप्लैंड सर्विसेज है। अनप्लैंड सर्विसेज कुछ ऐसी सर्विसेज जो अमेजोन के आप असूलों से हट के होती हैं, या कह लें कि या कुछ ऐसी होती हैं जिसके बारे में पता नहीं होता, कि वो एकदम वो वकूफ पजीर हो जाती हैं। लाइक हमारे साथ इस तरह हुआ कि हमने, अमेजोन ने हमें अलाउ किया कि आप 25-25 इंच लेंथ, विड्थ एंड हाइट के हिसाब से आप डब्बा में आप अपने सेलर का प्रोडक्ट भेजें, यानी आप प्रोडक्ट भेजें मुझे। तो हमने अपने जो फ्रेट फॉरवर्डर था उसको बोला कि 25-25 इंच, यानी 25 इंच लेंथ हो, 25 इंच हाइट हो, 25 इंच ही उसकी विड्थ हो, तो आप उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके उसको डब्बे को बना के, CPM जो उसका निकलता है जो भी है, वो उसको निकाल के आप उस डब्बे को बना के उसके अंदर भेजिएगा। और 14 डब्बे बने। तो हमें नहीं था पता कि उसने डब्बे बड़े लगाए हुए हैं। जब अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा तो तकरीबन 14 डब्बों का पर डब्बा जो सा, ये पर कार्टन जो सा है, वो अमेजोन ने हमारी शिपमेंट एक्सेप्ट ना की, तो अनप्लैंड सर्विसेज हम पे डाल दी कि ये आपको हर डब्बे का $25 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक हम पे एक्सपेंस आया। उसके बाद रिटर्न प्रोसेसिंग फी, अगर आपने कोई प्रोडक्ट किसी को भेजा है, उसको पसंद नहीं आया, उसने वापस किया है, तो अमेजोन, मैंने आपको बताया कि कस्टमर कॉन्शियस है, वो सेलर कॉन्शियस नहीं है, वो कस्टमर की ज्यादा सुनता है, सेलर को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता वो। इसीलिए अमेजोन की तरक्की का राज भी यही है कि वो सेलर से ज्यादा अपने बायर को प्रेफर करता है। तो अमेजोन उसको फट रिफंड भी करेगा, और उससे जब माल उठाएगा ला के वह वापस आपके लिस्टिंग के अंदर ऐड करेगा और अपने वेयर हाउस में सेव कर लेगा, तो उसको वापस लाने का जो किराया आएगा, जो खर्चा आएगा, वो रिटर्न प्रोसेसिंग फी का भी आपसे चार्ज करेगा। उसके बाद है रिव्यू एंड फीडबैक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिव्यू एंड फीडबैक, ये क्वेश्चन है जो आज से 2-3 माह पहले मैंने एक इंटरव्यू के दौरान एक स्टूडेंट से भी पूछा, लेकिन उसको उसको भी नहीं इस बारे में पता था कि रिव्यू और फीडबैक में। उससे मैंने पूछा कि रिव्यू और फीडबैक में फर्क क्या है, तो उसने आगे से ये जवाब दिया कि कोई फर्क नहीं है। तो मुराद ये है कि लोगों के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं तो क्लियर नहीं हो पाते। तो आपका देसी लफ्जों में कॉन्सेप्ट यही क्लियर करूंगा कि रिव्यू बेसिकली आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, यानी आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, प्रोडक्ट्स की आपने जो बात की थी वो आपने नहीं भेजी। ठीक है, तो आपने बताया कि जी ये इसकी एक चीज की लचक है, तो उसके अंदर लचक कम है, या एक चीज है जो, फॉर एग्जांपल आपने ब्लैक बताई है और भेजा आपने फॉर एग्जांपल ब्लू दी है। ठीक है, तो आपने प्रोडक्ट टूटा हुआ भेजा है। ठीक है, तो वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू आ गया कि इसने चीज अच्छी नहीं दी, या क्वालिटी बैड थी, या ठीक है क्वांटिटी आपने 2 बताई थी, 1 दे दी है, तो ये रिव्यू आपके प्रोडक्ट्स के खिलाफ आता है। या आप, अगर आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है,
तो फिर भी उसके खिलाफ आया, मतलब यानी कि उसके हक में आया, मीन कि आपने एक अच्छा प्रोडक्ट दिया है। तो अगर 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार, जो ये रेटिंग के साथ जो नीचे वर्ड्स लिखे होते हैं वो आपके रिव्यूज होते हैं। जो ऊपर स्टार्स होते हैं ये आपकी रेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो रिव्यूज जो से हैं वो बायर देख सकता है, लेकिन फीडबैक बायर नहीं देख सकता। तो फीडबैक क्या होते हैं? फीडबैक बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आपकी सर्विसेज को। लाइक आपने कितनी जल्दी भेजा, कितनी लेट भेजा, आप टाइमली लेके आ गए, या आपने उसकी क्या कहते हैं प्रोडक्ट की बड़े अच्छे तरीके से कस्टमर केयर जो सी उसकी बहुत अच्छी दी हमें। तो वो सारे उसके हवाले से आपके नेगेटिव या पॉजिटिव जो फीडबैक्स आते हैं आपके सर्विसेज के हवाले से, या वो इफेक्ट करते हैं आपके अकाउंट को, तो वो फीडबैक कहलाते हैं, ठीक है। तो रिव्यू बेसिकली इन शॉर्ट प्रोडक्ट के ऊपर आता है, यानी प्रोडक्ट के खिलाफ आता है, और फीडबैक वो आपके अकाउंट के खिलाफ आता है, ठीक है। और इन दरमियान जो एक 5 स्टार्स होते हैं उनमें से जो भी स्टार्स आपको मिले हर ऑर्डर के साथ मिल जाए, या जिस ऑर्डर के साथ आपको कोई देना चाहिए, तो उसको रेटिंग्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मेन चीज है कि आप यूजर परमिशन कैसे ले सकते हैं। तो यूजर परमिशन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया था तो मुझे 3 महीने तक मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया नहीं था कि उस वक्त इतना यूट्यूब और ये कुछ ब्रांड्स जो आजकल लाइक आपको ई कॉमर्स सिखा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उस वक्त वो इतना नहीं थे, कोई इतना इसका नॉलेज नहीं था। तो खुद ही सीखा, क्या कहते हैं दोस्तों से पूछ पूछ के सीखा। तो मुराद ये है कि इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन हमें नॉलेज उस वक्त नहीं था, तो बड़ा खजल होकर सीखना पड़ा। तो उसमें ये है कि यूजर परमिशन क्या है कि जब आप किसी का अकाउंट मैनेज करने लगते हैं, तो आपको ये लिस्टिंग बनाना, कुछ भी करना, तो आपको उसके लिए एक्सेस चाहिए होती है। लेकिन पाकिस्तान में आप अलाउ नहीं है, तो आप अमेरिका का अकाउंट पाकिस्तान में नहीं ओपन कर सकते, आपको यहाँ वीपीएस चाहिए होगा। अगर आप वीपीएन लेते हैं तो वीपीएन का जरा खतरा रहता है कि आपको आपका आईपी डिटेक्ट हो जाता है, तो आप किसी वक्त भी आपका अकाउंट उड़ सकता है या ब्लॉक हो सकता है। वीपीएस बेस्ड थोड़ा सा सेफेस्ट है। तो अगर आप वो भी नहीं करते तो आपको अमेजोन ने एक सर्विस प्रोवाइड किया यूजर परमिशन की, या स्टाफ एक्सेस की इसको कह सकते हैं, या चाइल्ड एक्सेस इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये साथ भी लिखा हुआ है चाइल्ड एक्सेस। तो इसके अंदर क्या है कि आप स्टेप मैं बताता हूँ। इसके अंदर आप अपने सेलर को बोलेंगे भाई तुम जाओ सेटिंग्स के ऊपर जाओ, सेटिंग्स के ऊपर वो जाएगा, तो आप उसको कहना है यूजर परमिशन के ऊपर क्लिक करें। यूजर परमिशन के ऊपर जब वो क्लिक करेगा तो नेक्स्ट इस तरह का आ जाएगा, ये नीचे जो रेड कलर के डब्बे डब्बे लगे हुए हैं, तो इस तरह का कोई आ जाएगा। अ, उसके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा यूजर परमिशन का। तो जब वो क्लिक करेगा यहाँ पे अपना आपका नाम लिखे, और आप जो ईमेल एड्रेस, जिस तरह ये मैंने दी हुई है ईमेल एड्रेस, तो मैंने इसके ऊपर एक्सेस ली हुई है पहले से, तो आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट करके आपको इनविटेशन यहाँ पे क्लिक कर देगा, सेंड कर देगा। जब वो इनविटेशन आपको सेंड हो जाएगा, आपको आपकी ईमेल के ऊपर अमेजोन की तरफ से इनविटेशन आएगा थर्ड एक्सेस लेने का। तो आप जो सा क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर, जो नीला सा लिंक लिंक है, इसको क्लिक करेंगे तो आप के सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इस तरह का। ये चीज होगी, ये चीज। अगर आपने उसी ईमेल के ऊपर पहले से कोई एक्सेस ली हुई है, जिस तरह मैंने ली हुई है एक्सेस पहले इसी आईडी के ऊपर, अगर तो ली हुई एक्सेस, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आप उसी आईडी और पासवर्ड को यूज करेंगे जो आपने पहले आईडी और पहले अकाउंट के लिए रखी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर नया बंदा है, उसने एक्सेस लेनी है फर्स्ट टाइम, तो ये नीचे रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है। तो क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद नया डैशबोर्ड ओपन होगा। उसके ऊपर लाइक यहाँ पे जहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक नेम का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे आप अपना नेम लिखेंगे, ऐसे ही ईमेल एड्रेस डालेंगे वही वाली। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड जो आपको याद रहे वो रखेंगे, और एक नीचे कंफर्म पासवर्ड का एक और बार होगा, वहां पे नया वही पासवर्ड लिखेंगे कंफर्म करने के लिए। उसके बाद आप साइन इन कीजिएगा, साइन अप लिखा होगा, आप साइन अप कर लेंगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपके पास एक्सेस आ जाएगी, ठीक है। आप उसको बोलेंगे आप मैंने एक्सेस एक्सेप्ट कर लिया, आप काइंडली मुझे मैंने परमिशन यूजर परमिशन एक्सेप्ट कर ली है, अब मुझे दूसरी जो
चीजें हैं लाइक कैटलॉग, इन्वेंट्री वगैरह, इन चीजों के लिए मुझे एक्सेस दो, ठीक है, कुछ जगहों पे एक्सेस दो ताकि मैं तुम्हारा अकाउंट जो है मैनेज कर सकूं। तो उसको आपने कहना दोबारा आओ सेटिंग के ऊपर, यूजर परमिशन पे क्लिक करो। यूजर परमिशन पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे अब ये मेरी आईडी आई हुई है, ऐसे आपकी आईडी आ जाएगी। अब ये मेरा एक सेलर है रेमंड, उसकी आईडी ये देखें, उसके साथ डिलीट नहीं लिखा हुआ, आप मेरी आईडी के साथ डिलीट लिखा है, तो ये पेरेंट आईडी है, तो पेरेंट आईडी के साथ डिलीट नहीं होता, कोई चक्कर नहीं होता। तो इसलिए मेरी जो चाइल्ड आईडी है, तो ये चाइल्ड एक्सेस है, यहाँ यूजर परमिशन वाली आईडी है, तो इसके साथ डिलीट है, वो किसी भी वक्त मेरी एक्सेस खत्म कर सकता है यहाँ से डिलीट के ऊपर क्लिक करके। तो ये चीज आ गई। आपने उसको कहना कि ये जो मैनेज परमिशन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करो। जब उसने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो गया। आपने जिन जिन जगहों पे एक्सेस लेनी है, आपने खाली देखने की या व्यू की लेनी है, आप व्यू की ले सकते हैं, व्यू एंड एडिट की लेनी है, व्यू एंड एडिट की ले सकते हैं एक्सेस। अगर आपने एडमिन एक्सेस लेनी है, आप एडमिन एक्सेस लेके आप उसको कहेंगे कि ये जो है क्या कहते हैं, नीचे एक्सेस को ग्रांट कर दो या सेव कर दो, या जो भी नीचे ऑप्शन होगा वो आपको एक्सेस दे देगा। उसके बाद आपके पास इस तरह की एक्सेस आ जाएगी। आप अपने सेलर के डैशबोर्ड को देख सकेंगे जहाँ जहाँ पे उसने एक्सेस दी होगी, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप मेरे से पूछ सकते हैं आज के लेक्चर के हवाले से। कल हम इंशाल्लाह प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आपने साथ साथ इसका प्रैक्टिकल करना शुरू कर देना। तो मैं आपको माइक्रो प्राइवेट लेबल और मैक्रो प्राइवेट लेबल दोनों के फर्क बता दूंगा साथ साथ, और साथ आपको टूल चलाना सब कुछ करना ये आपको साथ साथ बताया जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अभी अवेलेबल हूँ। तो अपना अपना जो है आप माइक हटा दें और यानी म्यूट हटा दें, और मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।